ओके, सो आई वाज टेलिंग यू कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ खासियतें थी जो हमने पिछली बार पढ़ी थी, और वो खासियतें ये थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रॉपर टाउन प्लानिंग हुई हुई थी। बड़े जबरदस्त तरीके से उस टाउन को प्लान करके बनाया गया था। घर जो थे स्पेशियस होते थे, घर के दरवाजे अंदर की तरफ होते थे, सड़कों की तरफ नहीं होते थे। घर की दीवारें मोटी होती थी, चौड़ी होती थी, ताकि घर ठंडा रह सके। घर में एक स्टोरी घर भी होते थे, टू स्टोरी भी होते थे, यानी एक मंजिल या दो मंजिल वाले मकान भी हुआ करते थे। नालियाँ जो थी वो बड़ी साफ होती रहती थी, और नालियाँ हर घर से कनेक्टेड थी, तो हर घर का गंदा पानी नालियों से होता हुआ नदी में जाके मिल जाता था। पहले बड़े नाले में मिलता था और फिर नदी में जाके मिल जाता था। और इसी तरीके से बहुत सारी और खासियतें हमने पढ़ी थी कि लोगों ने काम आपस में बाँट रखा था। काम हर हर इंसान अपने काम में स्पेशलाइज़ करता था। स्टैचूज़, फिगरीन्स, पेंटिंग्स, पॉटरी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट तरीके से बनाना शुरू कर दिया था इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के लोगों ने। वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी पढ़ा था कि दुनिया के दूसरे हिस्से में, यानी कि कैस्पियन सी के आसपास, जो कि आपको इस मैप में दिखेगा, कैस्पियन सी के आसपास अगर आप मेरा माउस का कर्सर देख सकते हैं, तो कैस्पियन सी के आसपास ये वाला एरिया है। ऋषभ बेटा, प्लीज स्टॉप योर वीडियो। प्लीज आप लोग ये समझिए कि वीडियो अपनी स्टार्ट मत किया कीजिए, मिस्टेक से भी स्टार्ट मत किया कीजिए, क्योंकि मैं मेरा ध्यान फिर उस तरफ चला जाता है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं अगर कोई बात बार बार कह रहा हूं, तो मेरी पेशेंस की लिमिट फिर पार हो जाएगी, और किसी दिन मैं आप सब लोगों को अच्छे से डांट दूंगा। तो मत किया कीजिए वो चीज जिससे डांट पड़े। और कैस अब मैं बता रहा था कि दुनिया के दूसरे हिस्से में, यानी इंडिया से काफी दूर, कैस्पियन सी थी। कैस्पियन सी के आसपास लोग रहा करते थे जिनको आर्यंस कहा जाता था। ये जो आर्यंस थे, ये यहाँ पे इनको एग्रीकल्चर खास तौर से बहुत अच्छा एग्रीकल्चर नहीं आता था। ये सिर्फ पेस्टरलिस्ट थे और हर्डर्स थे, यानी अपने गाय भैंसों को चरवाते थे। जो भी भेड़ बकरियां होती थी उनको चरवाते थे, चरवाहे थे, और उन्हीं के प्रोड्यूस को वो खाते थे। और हंटर गैदरर्स थे, यानी सामान बटोर के खाया करते थे। यानी एक तरफ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हो चुकी थी, जैसा कि आप वॉयलेट कलर में देख सकते हैं। वही दूसरी तरफ आप पिंक कलर में देख सकते हैं, दिस वाज मेसोपोटामिया। और वहीं तीसरी तरफ कैस्पियन सी थी। कैस्पियन सी के आसपास रहने वाले लोग बिल्कुल भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड नहीं थे, जबकि मेसोपोटामिया के और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग काफी एडवांस थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हल्के हल्के होते होते कई सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करने लगी। जैसे कि एक प्रॉब्लम थी, नेचुरल डिजास्टर्स काफी आने लगे, अर्थक्वेक आए, फ्लड्स आए, और या सूखा पड़ गया, जिस वजह से यहाँ के लोग काफी परेशान रहने लगे और हल्के हल्के होकर के गरीब होते चले गए, या इन्होंने जो भी अपने टाउन्स और शहर बनाए थे वो इनको छोड़ के जाना पड़े। और तीसरा ये कहा जाता है कि इंडस वैली से इंडस रिवर की जो नदी, इंडस रिवर जो है, उसने अपना रास्ता बदल लिया था। और जब उसने अपना रास्ता बदल लिया, तो इस वजह से भी लोगों को पास पानी की व्यवस्था या तो हो नहीं रही, पानी की व्यवस्था कम हो गई, या तो नदी दूर चली गई, या फिर नदी उनके घर या बाग या खेत जहां बने हुए थे उसके ऊपर चढ़ के आ गई, जिसकी वजह से उन लोगों के लिए वहां पे रह पाना मुश्किल हो गया, और हल्के हल्के होकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खत्म होते चले गए। उधर कैस्पियन सी के आसपास भी ये हुआ कि कैस्पियन सी के आसपास सूखा पड़ने लगा। कैस्पियन सी के आसपास लोगों के पास चराने की जमीन नहीं बाकी रह गई थी, जिसकी वजह से ये लोग अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे, माइग्रेट करने लगे। और ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था, यानी अपने पिछले डिस्कशन में हमने ये बातचीत करी थी कि फिर वहां से ये अलग अलग हिस्सों में जब माइग्रेट करने लगे, तो बहुत सारे लोग दो डायरेक्शंस में ज्यादा गए। एक तो गए इस तरफ, यानी मेसोपोटामिया वाली तरफ, और दूसरे गए इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली तरफ। उन्होंने यहाँ से खैबर पास से रास्ते को पार किया, यानी पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता होके निकलते हैं, वहां से पहाड़ों को पार करते हुए वो इंडिया इंडिया के अंदर उन्होंने कदम रख दिया। और फिर इंडिया के आसपास जो इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर, जो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी है, यानी उसकी छोटी जो नदियां हैं, उनके आसपास उस एरिया में रहने लगे, और उस एरिया को कहा जाने लगा सप्त सिंधु। और सप्त सिंधु का मतलब है सात नदियां। सो उस पूरे एरिया में जहाँ पे इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज बहा करती थी, उस एरिया में ये आर्यंस जो थे उनको जमीन मिल गई, वहां पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। वहां पे अपने भेड़ बकरी और जितना भी उनके एनिमल्स थे, डोमेस्टिक एनिमल्स, उनको वो चरवाने का काम वहां पे करने लगे, और वहीं पर वो रह करके सामान को हंटिंग और गैदरिंग करके, यानी खाने पीने का सामान तोड़ के जंगलों से इकट्ठा करके और उसको खाने लगे। धीरे 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 धीरे, अच्छा खासियत क्या थी? एक खासियत ये थी, दीज पीपल वर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट थे।
सेकंड खासियत ये थी, हालांकि इंटेलिजेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी थे, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन तब तक खत्म हो चुकी थी या खत्म होना शुरू हो चुकी थी, तब तक इन लोगों ने आकर के इस एरिया में सेटल होना शुरू किया। और दूसरी बात ये खासियत ये थी कि ये संस्कृत स्पीकिंग लोग थे, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भाषा बोली जाती थी वो तो हम आज तक भी डिकोड नहीं कर पाए कि वो भाषा कौन सी थी। बस हमें इतना पता है कि वो पिक्टोग्राफिक थी, यानी पिक्चर्स की तरह लिखी जाती थी, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि वो भाषा कौन सी थी, उसको अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। लेकिन आर्यंस जो अपने साथ भाषा लेके आए थे वो थी संस्कृत भाषा, और फिर उन्होंने इंडिया में रह करके संस्कृत भाषा को और ज्यादा स्टैब्लिश किया, डेवलप किया। अब 1500 बीसीई, लगभग 2000 बीसीई में उन्होंने आना शुरू किया, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 साल पहले उन्होंने आना शुरू किया, और 500 सालों में आते चले गए और पूरे तरीके से इंडिया में सेटल हो गए, सप्त सिंधु वाले एरिया में पूरे तरीके से वो सेटल हो गए। अब क्या हुआ, अब जब वो सेटल हो गए तो उन्होंने यहीं के जो रहने के तरीके थे उसको और स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, यानी जिंदगी जीने के तरीकों को और स्टैब्लिश करने की कोशिश करी। और आप देखेंगे कि ये जो सिलसिला चलता है, जो कि लगभग 1500 बीसीई में पूरे तरीके से स्टार्ट हुआ है, यानी पूरे तरीके से जब 1500 बीसीई में आर्यंस आके इंडिया में सेटल हो गए, तो 1500 बीसीई से लेकर के 600 बीसीई तक, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले तक, 1500 साल पहले शुरू हुआ जीसस क्राइस्ट के बर्थ के, और जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले तक ये सिलसिला चला, विच मीन्स ये सिलसिला 900 ईयर्स तक चला। 900 ईयर्स तक आर्यंस पूरे तरीके से इंडिया में रहे, और फिर उसके बाद उन्हीं के आगे वाली जो जनरेशन थी उसने फिर जीवन को और आगे बढ़ाया। लेकिन हमने 600 तक क्यों कहा है, 600 बीसीई तक, क्योंकि 600 बीसीई के बाद एक और मेजर चेंज आया जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में जो हम एरिया कवर करने वाले हैं, जो हम टाइमलाइन कवर करने वाले हैं, जो हम वक्त कवर करने वाले हैं, वो समय होने वाला है 1500 बीसीई से लेकर के 600 बीसीई तक। जबकि पिछले चैप्टर में जो हमने कवर किया था वो 4500 बीसीई से लेके 2000 बीसीई तक कवर किया था। अब इस समय में क्या हुआ, पहले आप लोगों के मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। Okay, Rishabh, it's all right. Don't no issues, no worries. Takshi Singh, sir, you had sent a video of how river changed her direction. जैसा कि मैंने ऋषिता की भेजी हुई वीडियो को फॉरवर्ड किया था ग्रुप पर, और आपने उसमें भी देखा होगा कि कैसे रिवर ने रास्ता चेंज किया था, और इसी चीज को तक्ष भी कह रहे हैं कि सर उस वीडियो में था कि रिवर कैसे रास्ता चेंज कर लेती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये जो समय है 1500 बीसीई से लेके 600 बीसीई वाला, इस समय को हम वैदिक पीरियड कहते हैं। और वैदिक पीरियड कहने के पीछे की वजह जो है वो ये है कि आर्यंस जब इंडिया में आकर के सेटल हुए, और आर्यंस की संस्कृत भाषा डेवलप कर चुके थे, और अगले 900 सालों में उन्होंने संस्कृत भाषा को और ज्यादा डेवलप कर लिया, यानी इतना ज्यादा डेवलप कर लिया कि संस्कृत की ग्रामर बना दी। संस्कृत के ग्रामर का मतलब, अब आर्यंस ने ये तक समझ लिया था, ये तक तय कर लिया था, ये तक ग्रामर का मतलब क्या होता है, रूल्स, रूल्स ऑफ स्पीकिंग अ लैंग्वेज और राइटिंग अ लैंग्वेज। कि रूल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप इस चीज को ऐसे लिखेंगे तो गलत है, और अगर इस तरीके से लिखेंगे तो सही है। फॉर एग्जाम्पल, सर आई गोइंग टू ड्रिंकिंग वाटर। अब इसमें क्या होगा, ये सेंटेंस आपको सुनने में गलत लग रहा होगा, सर मे आई गोइंग टू ड्रिंकिंग वाटर, जबकि अगर मैं कहता हूं कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ये सेंटेंस आपको सही लग रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले सेंटेंस से आप समझ तो गए कि पानी पीने जाने की बात की जा रही है, लेकिन उसके ग्रामर में कुछ गलती है, यानी वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि उसमें दोनों जगह आई एन जी जोड़ दिया गया है। मे आई गोइंग, आई एन जी यहां जोड़ दिया, फिर टू ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग में ड्रिंक के आगे आई एन जी लगा के ड्रिंकिंग कर दिया। तो आईएनजी जब दोनों में ऐड कर दिया तो वो सेंटेंस हमें गलत लगने लगा। हमें गलत इसलिए लगने लगा क्योंकि हमें ग्रामर में सिखाया गया है कि इस सेंटेंस में आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रामर हमें ये बताती है कि क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, भाषा के क्या रूल्स होते हैं, क्या सही होता है, क्या गलत होता है। यानी अब तक लोगों ने, आर्यंस ने वैदिक पीरियड में जब इंडिया में रहना शुरू किया, तो इस वैदिक पीरियड में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि संस्कृत भाषा के कौन से वाक्य सही होंगे और कौन से वाक्य गलत होंगे, यानी संस्कृत की भाषा उन्होंने डेवलप कर ली थी।
अब क्योंकि संस्कृत भाषा इतनी अच्छी डेवलप कर चुके थे, तो उन्होंने इंडिया में रहने जब इंडिया में शिफ्ट हो गए, सेटल हो गए, यहीं के लोग कहलाने लगे, तब उन्होंने इंडिया में रह करके वेद लिखना शुरू किए। और इसी वजह से इस समय को 1500 बीसीई से लेकर 900 बीसीई तक 4 वेद लिखे गए, जिसके बारे में हमने बातचीत करी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद लिखे गए। और इन 4 वेद को इसी वजह से कहा जाता है, ये 4 वेद इतने 900 सालों में अलग-अलग समय पर लिखे गए, इसीलिए इस काल को, इस समय को वैदिक पीरियड कहा जाता है। और वैदिक पीरियड से जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी आर्यंस की इंडिया के अंदर। अब जो कुछ मैं आपको बातचीत बताता हूँ, अब हमें ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि जो भी बातचीत मैं आपको बताता हूँ, ये बातचीत मैं हिस्ट्री के आधार पे बताता हूँ। यानी कि हम हिस्ट्री में धर्म को हमेशा पढ़ेंगे, यानी हम अलग-अलग धर्मों को पढ़ना शुरू करेंगे, हम धर्म के बारे में हिस्ट्री में जानते रहेंगे। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में और हमारे घर में जो धर्म से रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं, उसमें अलग बातें हमें बताई जाती हैं, और जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, वो अलग बातें होती हैं। तो हो सकता है कि जो मैं बातें बताता हूँ हिस्ट्री की, और जो आपको आपके घर में आपके बड़े बताते हैं बातें हिस्ट्री की, धर्म की, वो बातें हो सकता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी हो, यानी एक दूसरे से टकराव वाली हो, एक सी नहीं हो बल्कि अलग-अलग हो। तो उस केस में ये डिसाइड करना कि भाई कौन-सी सही है और कौन-सी गलत है, ये डिसाइड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और मैं सच बताऊँ तो हिस्ट्री मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, और साथ ही साथ में मैं धर्मों को भी, अलग-अलग धर्मों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं भी अभी सही तरीके से डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि कौन-सी बात सही है, कौन-सी गलत है। लेकिन हम दोनों को समझेंगे ज़रूर और दोनों को पढ़ेंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि हमें हमारी समझ को जो चीज़ सही लगती है, हमें फिर उसको सही मान लेना चाहिए। अब यहाँ पे हम अगर हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम ये भी पढ़ते हैं कि हिस्ट्री को में जो बातें बताई गई हैं, उसका आधार क्या है? यानी उसके सोर्सेज़ क्या हैं? हमें कैसे पता चला कि ये चीज़ ऐसे हुआ करती थी? तो ऐसे ही इस समय के बारे में, यानी वैदिक पीरियड के बारे में जो सोर्स है, वैदिक पीरियड के बारे में जो हमें डिटेल में जानकारी मिल पाती है, वो जानकारी, यानी वो जो सोर्सेज़ हैं, वो सोर्सेज़ मुख्य रूप से ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और और इसके अलावा बहुत सारी, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बहुत सारी उपनिषद लिखे गए इसी समय में पुराण लिखे गए, और इसी समय महाभारत और रामायण का भी जन्म हुआ। एक तरीके से महाभारत और रामायण को भी लिखा गया। तो यानी ये जो समय गुजरा वैदिक पीरियड का, ये हिंदुस्तान के इतिहास का, यानी भारतवर्ष के इतिहास का एक बहुत ही सुनहरा समय इस नजरिए से रहा कि इस समय में इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में बहुत सारी किताबें लिखी गईं, और लैंग्वेज बहुत तेजी के साथ डेवलप होना शुरू हो गई। और जैसा कि हमें मालूम है कि आर्यंस संस्कृत बोलते थे, तो संस्कृत ही लिखा करते थे। इसलिए धीरे-धीरे होते-होते संस्कृत भाषा लोगों की मेन भाषा बनती चली गई, और एक समय ऐसा आ गया कि ज़्यादातर लोग संस्कृत बोलने लगे। लेकिन फिर उसके बाद आगे जाकर के आप पढ़ेंगे कि कैसे संस्कृत का डाउनफॉल शुरू हुआ, यानी संस्कृत कैसे अब नीचे आएगी, वो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे। और संस्कृत जो है वो सिर्फ कुछ लोगों की भाषा बन के जो है आगे आने वाले समय में हमें नजर आएगी कि कुछ लोगों की भाषा है, यानी सिर्फ ब्राह्मण्स की और पंडित्स की भाषा है, और जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनकी भाषा नहीं है। अभी तक आप लोगों को मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने ये जाना था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऊंच नीच हुआ करती थी। सबसे ऊपर साइटेडल में जो लोग रहा करते थे, वो लोग थे कि या तो वो प्रीस्ट हुआ करते थे, पुजारी होते थे, या फिर वो जो थे वो रूलर हुआ करते थे, या फिर वो बहुत अमीर बिजनेसमैन हुआ करते थे। जबकि लोअर टाउन में रहने वाले लोग आमतौर पे नीचे वाले शहर में रहने वाले लोग जो थे, वो आमतौर पे या तो गरीब बिजनेसमैन होते थे, छोटे-मोटे व्यापारी हुआ करते थे, या फिर किसान वगैरह, गरीब किसान हुआ करते थे। कहने का मतलब क्या है कि अमीरी और गरीबी के आधार पे समाज बटा हुआ था, लेकिन इतना ज्यादा बटा हुआ नहीं था, यानी इतनी इनइक्वालिटी नहीं थी। लेकिन आर्यंस जब आए, तो आर्यन वाले जो वैदिक काल गुजरा, इस वैदिक काल में एक तो बहुत अच्छी चीज हुई, और वो अच्छी चीज ये थी कि इंडिया में बहुत सारी किताबें लिखना शुरू हो चुकी थी। इंडिया की भाषा, संस्कृत भाषा बहुत तेजी के साथ डेवलप होना शुरू हो चुकी थी। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि सर आप अभी तक तो कह रहे थे कि आर्यन संस्कृत बोला करते थे, और आर्यंस इंडिया में आए तो संस्कृत अपने अपने साथ लेके आए, और अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की भाषा संस्कृत।
तो जब मैं कह रहा हूँ इंडिया की भाषा संस्कृत, वो इसलिए क्योंकि आर्यंस जब इंडिया में सेटल हो गए तो वो इंडिया को ही अपना बर्थ प्लेस मानने लगे। यानी जब उनकी जनरेशन्स आगे बढ़ी, उनके बच्चे हुए, तो उनके लिए तो भारत ही उनका घर था, क्योंकि वो उसी घर में पैदा हुए, क्योंकि वो उसी देश में पैदा हुए थे। इसलिए वो भारत को ही अपना घर मानने लगे, और मानना भी चाहिए, और हल्के हल्के होकर के वो भारत का ही हिस्सा बन गए। यानी अब वो भाषा जो है वो भारत की भाषा बन चुकी थी, यानी संस्कृत भाषा भारत की भाषा बन चुकी थी। और दूसरी वजह यह है कि संस्कृत भाषा फली-फूली भारत के अंदर। कैस्पियन सी के आसपास रहने वाले आर्यंस दुनिया के और हिस्सों में भी गए, लेकिन वहां जाने के बाद संस्कृत भाषा इतनी तेजी के साथ फली-फूली नहीं, जितनी तेजी के साथ इंडिया में फली-फूली। इसलिए इंडिया की भाषा कहलाई जाने लगी संस्कृत भाषा। अब मैं आपको बता रहा था कि जब आर्यन्स आए तो एक अच्छी चीज़ हुई, बुरी चीज़ हुई। अच्छी चीज़ तो ये हुई कि संस्कृत भाषा बहुत तेज़ी के साथ फली-फूली और संस्कृत भाषा ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया। दूसरी अच्छी बात ये हुई कि बहुत सारी किताबें लिखी गई, महाभारत इस समय में लिखी गई, रामायण लिखी गई और चारों वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, और इस तरीके से जो था उपनिषद भी लिखे गए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में, बहुत सारी किताबें संस्कृत में लिखी गई, और भारत का जो लिटरेचर का कल्चर था वो बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हुआ। लेकिन परेशानी ये आ गई या कमी ये डेवलप हो गई कि लोग अब और ज़्यादा बँटने लगे और स्किन के कलर पे बँटने लगे। जो इंडिया में अपने रहने वाले, यानी इंडिया में पहले से रहने वाले लोग थे, उनकी स्किन का कलर डार्क था। जबकि जो बाहर से लोग आए थे, उनकी स्किन का कलर फेयर था, यानी वो गोरे थे, और इंडिया के अंदर रहने वाले लोग जो थे वो सांवले थे या काले थे। जिस वजह से अब जो भेदभाव हो रहा था, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भेदभाव हो रहा था, वो हो रहा था अमीरी और गरीबी के आधार पे। लेकिन अब भेदभाव होना शुरू हो गया कलर ऑफ द स्किन के आधार पे, यानी स्किन के कलर के आधार पे, जो कहलाने लगा वर्ण व्यवस्था, यानी कि वर्ण सिस्टम। वो कहलाने लगा वर्ण सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई है? अगर आपकी इतनी बात समझ में आ रही है कि कैसे वर्ण सिस्टम इंडिया में डेवलप होने लगा, सो अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और हैंड रेज करके मुझे बताइए कि सर इतनी बात समझ में आई। अच्छा, नियति is saying, sir, in my house my grandparents are saying that four Vedas are made by God Vishnu ji, and you are saying that these Vedas are made by Aryans, so I am very confused. नियति, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप शायद इस चीज को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पाएं। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यू डू नॉट अग्री विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि उनको मुझसे ज्यादा ऑब्वियस सी बात है नॉलेज होगी। आप सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए, सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो किताबों में लिखा हुआ है, यानी हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है। ऑब्वियसली हिस्ट्री की किताबों में जो लिखा हुआ है वो अलग भी हो सकता है जो धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है उससे। लेकिन मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ हिस्ट्री के आधार पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके मन में कंफ्यूजन पैदा होगा। और कंफ्यूजन होना कोई गलत बात नहीं है, कंफ्यूजन होना भी चाहिए। जब कंफ्यूजन होगा तभी आप उसका सही जवाब ढूंढने की खुद से कोशिश करेंगी। तो आप अभी मेरी बातचीत सुनिए, आपको जो जवाब मिलते हैं आप उसको और खोजने की कोशिश कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आपको समय के साथ सही जवाब मिल जाएगा। फिलहाल मेरा काम है आपके मन में डिस्कम्फर्ट पैदा करना, यानी बेचैनी पैदा करना, ताकि आप सही जवाब की तलाश में कोशिशें करें और कुछ नया जानने की। मेहुल, आई एम इन माई क्लास राइट नाउ बेटा, आई विल कॉल यू बैक। ओके। यस, सो अब हम बातचीत करते हैं। चलिए जल्दी से वापस अपनी बुक पे चलते हैं। बुक आगे ये हमने पिछली क्लास में जो कुछ भी डिस्कस किया था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, और मैंने आपको बताया कि वैदिक काल को फिर इसीलिए क्योंकि चारों वेदों का और इसके अलावा बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का जो डेवलपमेंट हुआ, जो डेवलप हुई, वो इस समय में हुई 1500 बीसीई से लेके, यानी 1500 बीसीई से लेके 600 बीसीई तक, और इसीलिए इसको वैदिक काल कहा जाता है। लेकिन अब जो वैदिक पीरियड है इसको भी दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। अब हम आते हैं आगे और हम जानते हैं कि अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जो हमने बातचीत करी है, जो हम बातचीत करेंगे वो क्या है। देखें, अर्ली वैदिक पीरियड, ओके, ये एक पेज पहले आ गया, ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है।
अर्ली वैदिक पीरियड वो समय था जिस समय में सिर्फ ऋग्वेद कंपोज करी गई थी। बाकी के जो 3 वेद हैं, बाकी के वेद बाद में कंपोज किए गए, बाद में लिखे गए या बाद में आए। अब आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं लिखे गए, और आप ये भी कह सकते हैं आए, क्योंकि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि विष्णु भगवान ने लिखे हैं तो वो बाद में आए, हम ऐसा कह सकते हैं। और अगर हम ये कह सकते हैं कि आर्यंस ने लिखे तो हम कह सकते हैं बाद में लिखे गए। खैर, फिलहाल कहानी जो है वो ये है कि वैदिक काल में 4 वेद लिखे गए और ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया और सबसे लंबे समय में लिखा गया, और इसीलिए ऋग्वेद को दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक माना जाता है। और इंडिया की ओल्डेस्ट बुक जो है वो ऋग्वेद है, और हमारे रिच कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ऋग्वेद नाम की ये धार्मिक उपन्यास, धार्मिक किताब, उपन्यास कहना गलत होगा, धार्मिक किताब जो कि वेद जिन्हें कहा जाता है, और खास तौर से उसमें ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुरानी वेदों में सबसे पुराना वेद है, और साथ ही साथ दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक किताब है ऋग्वेद। और ऋग्वेद जिस समय में लिखी गई उस समय को कहा जाता है अर्ली वैदिक पीरियड। यानी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है वैदिक काल को। एक है अर्ली वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। और अर्ली वैदिक पीरियड को आमतौर पे हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। तो वैदिक पीरियड क्यों कहते हैं इस समय को, ये तो हमने जान लिया क्योंकि वेद लिखे गए थे। और दूसरा, अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक पीरियड इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में ही ऋग्वेद लिखा गया था। अब ऋग्वेद ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, सबसे रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानने के लिए। अब वो सारे लोग जो बीच बीच में वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 स्टूडेंट्स, वो प्लीज ये समझें कि मैंने वीडियो को मना किया है। और अगर आप वीडियो स्टार्ट होती है बाय मिस्टेक भी अगर होती है तो मैं आपको जो है वो ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। राइट। सो इस पीरियड में जो आर्यंस थे वो बेसिकली नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब, या सेमी नोमैड्स कह सकते हैं आप, इसमें आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। सेमी नोमैडिक का मतलब है, नोमैड्स किन्हें कहा जाता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नोमैड्स आर दोज पीपल हु डू नॉट हैव अ परमानेंट सेटलमेंट। नोमैड्स उनको कहा जाता है, उन लोगों को कहा जाता है जिनके परमानेंट हाउस नहीं होते हैं, परमानेंट सेटलमेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो इधर एक समय एक जगह पर कुछ समय रुकते हैं, वहां के फल पौधे खाते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो दूसरी जगह तलाशते हैं जहाँ पे उनको खाने का मिल सकता है, वहां पे वो अपने जानवरों को शिफ्ट कर लेते हैं, वहां पे खाते पीते हैं, कुछ समय गुजारते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। सेमी नोमैड्स कहा जाता है उन लोगों को जो कि ना तो परमानेंटली एक जगह पे रुकते हैं और ना ही परमानेंटली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, बल्कि ज्यादा समय तक एक जगह पे रुकते हैं। फिर वहां की रिसोर्सेज जब खत्म हो जाती हैं तब दूसरी जगह पे जाते हैं, जब पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं तब दूसरी जगह पर जाते हैं। आमतौर पे इनके लिए जो सबसे बड़ा रिसोर्स था वो ये था कि ये जो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनके साथ रहा करते थे। अर्ली आर्यंस, मैं अर्ली आर्यंस की बात कर रहा हूँ जो इंडिया में आए थे अर्ली वैदिक पीरियड में। वो एक जगह पे आमतौर पे ज्यादा टाइम तक नहीं रुकते थे, कुछ समय रुके, उसके बाद अपनी जो उनके एनिमल्स थे उनको चरवाते थे, कुछ महीनों कुछ साल रुकने के बाद उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे। फिर उसके बाद वो जगह अगर खाली हो जाती थी, उसकी जमीन अगर बंजर हो जाती थी या उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं रहती थी, तो वो अगले आगे की तरफ वो और आगे बढ़ जाया करते थे, दूसरी जगह चले जाते थे। और जो एनिमल्स वो अपने पास रखा करते थे उन एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था मिल्क के लिए, मीट के लिए, स्किन के लिए, एटसेट्रा। और जैसे जैसे हल्के हल्के करके जैसे जैसे परिवार का साइज बढ़ता चला गया, तो लोगों ने, आर्यंस ने, अर्ली आर्यंस ने एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिया। और जब एक ही जगह पर रहना शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद उन्होंने खेती करने के नए नए तरीकों को सीखना शुरू कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि सब खेती के बारे में तो हम पहले बातचीत कर चुके हैं, हमने बातचीत कर ली कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो खेती बड़े अच्छे से होती थी और एक्सेस में खेती हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आर्यंस के बारे में, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इस समय तक आते आते पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी थी, पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी, और उनका कोई भी अंश अब बाकी नहीं था, यानी कोई भी रेसिड्यूज अब बाकी नहीं थे। और आर्यंस इसी वजह से नए तरीके से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे।
और आर्यंस क्योंकि इंडिया आए थे तब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी थी, इसलिए उनको भी उनके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के तौर तरीकों के बारे में खास जानकारी नहीं थी, इसलिए वो अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे परिवार का साइज बढ़ता चला गया तो लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह अपने पूरे परिवार को लेके जाना बड़ा मुश्किल काम था। इस वजह से एक ही जगह पर सेटल होकर के लोग रहने लगे और खेती करना उन्होंने शुरू कर दी। यानी अब आर्यंस भी, अर्ली आर्यंस भी हर्डिंग या नोमैडिक लाइफ जीने की जगह, हंटर गैदरर्स होने की जगह अब वो भी फार्मर्स बनना शुरू हो चुके थे। अब ये ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की कहां से कहां तक एग्जिस्ट करते थे उसके बारे में हम थोड़ा रुक के बातचीत करेंगे। आज जो हम बातचीत करते हैं थोड़ी सी और, क्योंकि समय कम है, वो बात करते हैं फैमिली और किनशिप के बारे में कि एक ही परिवार में कितने लोग रहा करते थे और परिवार को क्या कहा जाता था, फैमिली को क्या कहा जाता था। अर्ली वैदिक पीरियड में फैमिली को यानी एक परिवार को ग्रह कहा जाता था, ठीक है, और बहुत बड़ा परिवार एक जगह पर एक साथ में रहा करता था। किसकी शादी कैसे होना है, किसके साथ होना है, या अपने परिवार के अपने जो ग्रुप है उस ग्रुप के बाहर किसी और ग्रुप के इंसान से शादी करना है नहीं करना है, वो सारी चीजें बहुत पक्के तरीके से सामने आ चुकी थी। यानी काफी क्लियर रूल्स बन चुके थे इस बारे में कि अगर शादी की जाएगी तो किन किन से शादी कर सकते हैं और किन किन लोगों से शादी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा फादर जो था वो हेड ऑफ फैमिली हुआ करता था, और सन्स की जो, यानी लड़कों का जो बर्थ था उसका वेलकम किया जाता था। यानी लड़कों के जन्म से लोग खुश हुआ करते थे। जो अर्ली आर्यंस थे वो लड़कों के जन्म से खुश होते थे, और साथ ही साथ में जो परिवार का मुखिया होता था वो आमतौर पे फादर हुआ करता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि विमेन यानी औरतों को डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, हाउएवर विमेन वर रिस्पेक्टेड एंड दे आल्सो रिसीव्ड एजुकेशन। अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखेंगे कि महिलाओं को भी बराबर से शिक्षा मिला करती थी, जैसे शिक्षा पुरुषों को मिला करती थी। द सेम काइंड ऑफ एजुकेशन वाज रिसीव्ड बाय गर्ल्स आल्सो, वाज रिसीव्ड बाय फीमेल्स आल्सो। और इस तरीके की कुछ महिलाएं हैं जैसे गार्गी, मैत्रेयी, लोपमुद्र एंड घोष आर सम ऑफ द वेल नोन women scholars from this period. So if you try to see early Vedic period, you will find that there are well-known women scholars also. Scholars कहा जाता है जो जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करी हो. So there were women scholars also in that time, and these are some of the famous women scholars who have been named as Gargi, Maitreyi, Lopamudra, and Ghosh. So what was happening at that time? That early Vedic period, family was called as Greh, and it was a large unit, joint unit, a big family, a big joint family used to live together. It was very clear rules regarding whom to marry and whom not to marry were clearly laid down. Father was the head of the family, and the birth of child and the birth of son was welcome. But that does not mean that women were not respected. They were respected in a very nice manner, and they were also given proper education, the same education which was given to males. And that is why we find Gargi, Maitreyi, Lopamudra, and Ghosh as some of the well-known women scholars from early Vedic period. तो दिस इज अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड। एक इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में हम कल इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा हमें चैप्टर को पूरा करने में, क्योंकि डिटेल में है ये चैप्टर, और इसके बारे में जो है वो नहीं, अजैन टाइम तो ओवर नहीं हुआ है, अभी 3 मिनट बाकी हैं, लेकिन अभी हमारा समय इस हिसाब से पूरा हो गया है कि इशिका बेटा, every time do I have to tell you that you do not have to start your video? मेरी समझ नहीं आता, इतना छोटा सा रूल है कि भाई वीडियो स्टार्ट नहीं करना है, वो कैसे समझ नहीं आता आप लोगों के? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलकम ऑफ सन? वेलकम ऑफ सन का मतलब बच्चे का जन्म, लड़के का जन्म जो है वो वेलकम किया जाता था। यानी लोग लड़कियों के जन्म से इतने ज्यादा खुश नहीं होते थे जितने लड़कों के जन्म से खुश होते थे। लेकिन ये भी नहीं था कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था या उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था। दे वर ट्रीटेड वेरी रिस्पेक्टफुली, उनको बहुत इज्जत के साथ, बहुत सम्मान के साथ ट्रीट किया जाता था। लेकिन ज्यादा खुशी जो होती थी वो लड़कों के जन्म से होती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। एक थोड़ा सा लड़कों की तरफ ज्यादा खुशी वाली भावना थी इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। इसके अलावा पूछा है किसी ने, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किनशिप? किनशिप का मतलब होता है खून का रिश्ता।
किनशिप मीन्स खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशंस, राइट। सो अभी इसमें हमने यही पढ़ा कि फैमिली कैसे होते थे और खून का रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन वाले लोग कौन कौन होते थे, कैसे रहा करते थे। अब हम अगले चैप्टर, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे समाज कैसे रहता था, लोग क्या क्या काम करते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, और किस किस तरीके से लोग आपस में बटे हुए थे। और एक हमें बंटवारे के बारे में भी पता चलेगा कि उस समय का जीवन कैसे वर्ण व्यवस्था में बंटना शुरू हो गया था, और कैसे फिर समाज में एक बहुत बड़ी बुराई, जिसे हम वर्ण व्यवस्था या जिसे हम बंटवारा कहते हैं, वो आना शुरू हो चुकी थी। उसके बारे में हम अगली क्लास में बातचीत करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना था। आज हमने जाना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई और कैस्पियन सी की तरफ से आर्यंस ने इंडिया में आना शुरू किया। आर्यंस इंडिया में सेटल हुए और उन्होंने बहुत सारे वेद इस समय में लिखे, 4 वेद लिखे, बहुत सारे पुराण लिखे, और बहुत सारे दो एपिक्स महाभारत और रामायण इस समय में लिखी गई। और इसी वजह से इसको वैदिक पीरियड कहा जाता है, यानी 1500 बीसीई से लेके, सॉरी 2000 बीसीई से लेके, सॉरी 1500 बीसीई से लेकर के 600 बीसीई तक का जो समय है उसको वैदिक पीरियड कहा जाता है, जिसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड उस समय को कहा जाता है जिस समय में ऋग्वेद लिखी गई थी, और इसी वजह से उसे ऋग्वेदिक पीरियड भी कभी कभी कह दिया जाता है, या ऋग्वेदिक एज भी इसे कभी कभी कह दिया जाता है, यानी सिर्फ अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वेदिक एज कहा जाता है। आज के लिए इतना ही है, कल हम बातचीत करेंगे आगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल मिलते हैं, कल हमारी क्लास है। सो थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरीज आप मुझे मैसेज कर देना, मैं रात तक उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी गुड टाइम एंड सी यू टुमारो।